देखो, 18 का एक और सवाल है, इसके बाद हम 22 का सवाल देखेंगे। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। संदर्भ को देखना, एक बार रीड कर लेना। कस्टमरी मोरालिटी कांट बी ए गाइड टू मॉडर्न लाइफ। शब्द की बारीकियों को देखो, आ रहा है रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन मार्गदर्शक नहीं है, तो हो भी सकती है। तो देखो, रूढ़िगत आया है तो इसका उल्टा सोचो, आ गया प्रगतिशील। इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हो, रूढ़िगत का मतलब कस्टमरी का उल्टा हो जाएगा प्रगतिशील नैतिकता, जो प्रोग्रेसिव मोरालिटी है। नैतिकता जो मूल्यों से युक्त नैतिकता है, आडंबर वाली नैतिकता नहीं। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। उल्टा हम कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव जो मोरालिटी है वो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक हो सकती है। ध्यान देना कैसे खेलते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो शब्द को देखो, पहला शब्द आया है नैतिकता। हम कैसे शुरुआत करें? शुरुआत में स्टेटमेंट ओवरऑल नॉट लगा हुआ स्टेटमेंट है। आधुनिक जीवन की का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो सवाल है, आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक होगा कौन? ये नहीं है तो कौन नैतिकता होगी? प्रगतिशील नैतिकता, मूल्यों से युक्त नैतिकता, मूल्यपूर्ण कर्म कर सकते हो, कर्म ये नैतिक जीवन का मार्गदर्शक हो सकते हैं। हमारे जीवन को कौन गाइड करेगा? ध्यान देना, जब नैतिकता की बात होती है, जहां पे भी नैतिकता की बात होती है, तो जब नैतिकता की बात होगी तो नैतिकता की बात होती है तो आती है क्या उचित है और क्या अनुचित है। दूसरे शब्दों में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप रफ टाइप से लिखते रहोगे, जैसे मैं कहूं तो थोड़ा ऊपर में हेडिंग दे लिया, रफ टाइप से लिख रहे हो। तो जहां नैतिकता की बात होती है, क्या बात होती है? क्या उचित है, क्या अनुचित है। दूसरे शब्दों में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कहां पे चर्चा होगी? नैतिकता में। और नैतिकता क्यों जरूरी है? नैतिकता का होना क्यों जरूरी है? ताकि सही गलत का भेद पता चले। हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नैतिकता का विवेचन करते हैं तो आता है। दूसरी बात है, नैतिकता क्यों जरूरी है? ताकि ताकि जो व्यक्तिगत हित है, हमारा हित है, और जो सामाजिक हित है, इसमें तालमेल हो सके। बिना नैतिकता के इसमें संतुलन और सामंजस्य संभव नहीं है। नैतिकता का पालन जरूरी है। बट सवाल है कि हम उचित और अनुचित किसको कहें? रूढ़िगत नैतिकता, कस्टमरी मोरालिटी। ध्यान देना, एक स्टेटमेंट आता है, हम इस स्टेटमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारा इतिहास है, जो अतीत है, वो सब कुछ अच्छा नहीं है, और हमारा अतीत का सब कुछ बुरा भी नहीं है। आज समाज में दो टाइप के लोग दिखाई देते हैं। एक वह ग्रुप है जो कुछ भी अतीत का होगा, कोई भी रीति रिवाज, परंपरा, आदत, कुछ भी होगा अतीत का, कहता है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ये प्राचीन काल में था, ये बिल्कुल जायज है, सैकड़ों साल से आ रहा है, हजारों साल से ये परंपरा आ रही है, हम इसको बदल नहीं सकते, हमको जीवन में लेके चलना है। तो एक ग्रुप है जो परंपरा को लकीर का फकीर मानकर चल रहा है कि यही करेंगे ही, तो अतीत का सब कुछ अच्छा है। दूसरा ग्रुप इतना मॉडर्न हो गया है, उसको पश्चिम से प्रभावित हो गया है, कुछ भी पास्ट की बात होती है कहता है ये पुराना ढोंग है, हटाओ इसको, ये पुराना है। आज से कुछ साल पहले लोग योग को भी एक अलग से ढोंग ही मानते थे। कई सारे ऐसे तो कॉल्ड संक्षिप्त बुद्धिजीवी थे जो टीवी पे भी आके बोलते थे कि श्वास खींचने और श्वास छोड़ने से क्या होता है, ये बेकार की बात है, योग मेंटल प्रॉब्लम है,
बैठ के लोग सांस खींचते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये तो प्रतिदिन करते हैं हम लोग। मतलब योग को भी वो लोग उपहास कर रहे थे, आज वैसे सब किनारे हट गए हैं। वो एक समय ये सब छाए रहते थे टीवी पे, और उनके साथ आता था ये मतलब तार्किक सम्राट है, ये लॉजिकल आदमी है, बुद्धिजीवी, तार्किक बुद्धिजीवी विश्लेषक, ये उनके साथ लगा रहता था। बुद्धिजीवी, संक्षिप्त बुद्धिजीवी ये कहना चाहिए ऐसे लोगों को, जो पास्ट की सारी चीजों को विरोध करते हैं। अरे कहते ये पुरातन है, ये खत्म है, इसमें कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हंस की भांति पास्ट की जो अच्छी चीजें उसको खींच लेना चाहिए, और पास्ट की जो बुरी चीजें उसको हटा देना चाहिए। रूढ़िगत नैतिकता का संदर्भ पास्ट के उन चीजों से है जो अनुचित था, जो नहीं होना चाहिए। तो कई लोग उन चीजों को भी कहते हैं इसी के अनुसार काम करना है जो रीति रिवाज परंपरा में है। तो पहले ध्यान देना, रूढ़िगत नैतिकता का उदाहरण कोई पूछे तो आ जाएगा सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। ये परंपरा में रहा है, हम इसको थोड़ी मानेंगे। हम बोले रूढ़िवादी नैतिकता है। कौन सी नैतिकता? रूढ़िवादी नैतिकता। और नैतिकता का जो जो मूल्यपूर्ण जो कर्म है, नैतिकता का जो मूल्यात्मक पक्ष है, जैसे योग है, प्रकृति प्रेम है, ये भी तो प्राचीन से आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये कहा जा रहा है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में, तीन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो, केवल भोग से तो विनाश हो जाएगा। तो वो तो ये जो नैतिकता है, ये रूढ़िगत नैतिकता नहीं है, ये तो प्रगतिशील नैतिकता है। तो ऐसा ना हो कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। पूरी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। नैतिकता जो रूढ़िगत नहीं है, यानी जिसमें प्रगतिशील तत्व समाहित हैं, वो तो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक होगी, हम तो उसको लेके चलेंगे। दहेज प्रथा भी लिख लेना, छुआछूत भी था। तो ये अगर परंपरा में रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। पहले विधवा पुनर्विवाह निषेध भी था, बाद में जाके ना विधवा पुनर्विवाह को मिला है समर्थन। राजा राम मोहन राय का सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ। मगर परंपरा में, अपनी चीजों में हम ऐसी नैतिकता को जो रूढ़िगत है, जो मानवीय मूल्यों पर प्रहार करती है, हम उसे उचित नहीं मान सकते, अनुचित है, नहीं करना चाहिए। ऐसी नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। कस्टमरी शब्द है जो परंपरा में है, रीति रिवाज जिसके अनुसार वर्षों तक काम होता रहा, हम वर्तमान समय में उन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम अगर नैतिकता के प्रगतिशील तत्वों को लेंगे तो आधुनिक जीवन का यह मार्गदर्शक होगा, और तब समाज में शांति होगी, व्यवस्था होगी, मानव हित और सामाजिक हित में सामंजस्य भी स्थापित होगा। लिखते रहना चीजों को। बाल विवाह भी था, वो लिखेंगे गांधी वाली बात। किसने लिखा नैतिकता बदहित व्यापार? कुंदन। देखो, इसको 7 सामाजिक पाप याद है, लिख लिया नैतिकता विहीन व्यापार। उसको यहां कहीं ना कहीं डालेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो जो प्राचीन जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, अगर कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए कि हम तो इसी के अनुसार चलेंगे, इसी के अनुसार काम करना उचित है, तो हम कहेंगे, जैसे बाल विवाह आदि, हम कहेंगे ये आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। आधुनिक जीवन तर्क पर आधारित होता है, बौद्धिकता पर आधारित होता है, और तर्क और बौद्धिकता के आधार पर उन जो रूढ़िगत जो मान्यताएं हैं, उनको हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, उनको मानने का कोई औचित्य नहीं है। तो आधुनिक जीवन किस पे आधारित है? तर्क पर, बौद्धिकता पर,
प्रगतिशील मूल्यों पर, इसको भी वो सपोर्ट करेगा। आधुनिक जो जीवन है उसमें हम समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात, ये सब करते हैं आधुनिक जीवन में। हम उन चीजों को लेकर चलेंगे और इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देना, जो परंपरा होती है इसमें अतीत का निचोड़ रहता है, मगर सब अच्छा नहीं है, सब बुरा नहीं है। उस लाइन को लिख लो। जो पुराना है, लाइन को लिख लो, जो पुराना है वह न वह जो पुराना है वह सब कुछ न तो अच्छा है, न तो सब कुछ अच्छा है, ग्रहणीय है, और न पूरी तरह से व्यर्थ है और प्रासंगिक है। दर्द को देखना, जो पुराना है वह सब कुछ, दो चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रासंगिक है, ये बात नहीं मानेंगे। सब कुछ अच्छा और प्रासंगिक है नहीं मानेंगे, और सब कुछ व्यर्थ है और त्याज्य है ये भी नहीं मानेंगे। त्याज्य है, छोड़ देना चाहिए, व्यर्थ है, छोड़ देना चाहिए, अच्छा है, प्रासंगिक है, ग्रहण कर लेना चाहिए। जो पुराना है वह सब कुछ न तो अच्छा है, प्रासंगिक है और ग्रहणीय है, और न ही सब कुछ व्यर्थ और त्याज्य है। भाषा को ध्यान रखना, से तो बहुत चीजें आ रही हैं, परंतु सब कुछ व्यर्थ नहीं है, सब कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है। हम हम विवेक लगाएंगे, हंस बन जाएंगे, जो अच्छा होगा चुन लेंगे, वो आधुनिक जीवन में साफ सपोर्ट करेगा, जो निगेटिव होगा उसको छोड़ देंगे तर्क और बौद्धिकता के आधार पर। तो क्या क्या अच्छा है, जैसे योग और प्रकृति प्रेम को हम ले लेंगे। योग, प्रकृति प्रेम लेने में कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी चीजों की। और क्या छोड़ देंगे, सती प्रथा, बाल विवाह, जो कन्याबद्ध आदि की जो स्थितियां थी, अप्रासंगिक है। जो अप्रासंगिक है, जो जीवन में अंधविश्वास को बढ़ाता है, उसको छोड़ेंगे, और जो उपयोगी है, पास्ट का तत्व, उसको हम ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ देंगे, महिलाओं का सम्मान भी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक जीवन मानव केंद्रित है, बिल्कुल सही है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब है हमें परंपरा के साथ कुछ ग्रहण करना है और कुछ छोड़ देना है। ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, ग्रहण और त्याज्य की। ऐसा नहीं कि सब पकड़ के बैठ गए, सब छोड़ दिया। ग्रहण और त्याज्य की भावना होनी चाहिए। अच्छी चीजों को ग्रहण, गलत है त्याज्य, छोड़ो, हटाओ। अब कई सारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो वर्तमान में ग्रहणीय नहीं है। तार्किकता से और बौद्धिकता से आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, परंतु अभी भी जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले मान के बैठे यही सही है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में जो चीजें आज से हजारों सैकड़ों साल पहले लिखी गई, उस परिस्थिति में लिखी गई, कौन से संदर्भ में लिखा गया, इस भौगोलिक पृष्ठभूमि में लिखा गया, तो जो लकीर के फकीर हो जाते हैं वो उसको सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। और कई लोग कुछ थोड़े ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं, सबको कहते हैं सब बेकार है। हम ग्रहण और त्याज दोनों को रखेंगे, जो अच्छा है उसको ग्रहण करेंगे, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता हो, मानवीय मूल्य पर प्रहार करता हो, उनको त्याज्य, त्याज्य मतलब छोड़ देंगे। कितना बढ़िया बात है, अच्छा हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, आधुनिक जो जीवन शैली है, जो आधुनिक जीवन है,
बेसिकली भोगवाद केंद्रित है, ये भोगवाद पे बल देता है आधुनिक जीवन। तो हम इसमें जो अतीत के जो अच्छे तत्व हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो केवल भोगवाद नहीं, भोग करे, त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो हो गया अच्छी बात। त्याग पूर्वक भोग की अवधारणा होनी चाहिए, नहीं तो केवल आधुनिक आधुनिक बनने के क्रम में हम कई बार भोगवाद को मूल्यों पर, भोगवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखोगे, इसीलिए देखोगे आज भी हम बहुत सारी प्राचीन काल की परंपराओं को अभी भी माने हुए हैं। आप फिर से देखोगे बहुत सारे बुद्धिजीवी भी, एक कहीं उद्घाटन होगा तो विधिवत तरीके से सरस्वती की देवी की आराधना करेंगे, कुछ मंगल गान करेंगे, विवाह होगा तो एक पर्टिकुलर तरीके से संस्कार करेंगे, ताकि उस विवाह को मान्यता मिल जाए, सामाजिक मान्यता मिल जाए, सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो ध्यान देना, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि नैतिकता आधुनिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है। नैतिकता में जो प्रगतिशील नैतिकता, प्रोग्रेसिव मोरालिटी, जैसे लिंग समानता, ये होनी चाहिए। तो जो चीजें गलत है उनका विरोध करेंगे, जो चीजें अच्छी है उनका हम लोग सपोर्ट कर देंगे, और तब आधुनिक जीवन का आधार ये बन सकता है। ध्यान देना आप। इज इट क्लियर? एक बात बोले सारे लोग, इस पे भी मैं नोट्स दे दूंगा। मॉडल आंसर, ध्यान देना, मॉडल आंसर, उस आंसर को पढ़ोगे जो आज का डिस्कशन है, इसको पढ़ोगे, मॉडल आंसर के साथ तालमेल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखकर हूबहू लिखना नहीं है। नैतिकता को दरिद्र नारायण, और आप जब देखो कोई भी रूढ़िवादी परंपरा हो, उसको तर्क और बौद्धिकता की कसौटी पे कसोगे कि मानव के लिए हितकारी है कि नहीं है, समझ में आ जाएगा ठीक नहीं है। हम सती प्रथा को अमानवीय कृत्य कहेंगे, बाल विवाह, परिस्थितियां ऐसी थी कि बाल विवाह हो जाता था पहले, अभी भी है, कई रिपोर्ट अभी आई थी, वो खत्म नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरे मेरे दादाजी ने बाल विवाह किया था, मेरे फलाने जी ने किया था, तो मैं भी करूंगा, या मैं करूंगा, या उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने भी किया था बाल विवाह, मेरा भी बाल विवाह हुआ था, हमारे खानदान में बाल विवाह हो रहा है, अपने बच्चे का भी कर डालता है वो। और ये कौन सी नैतिकता हो गई? रूढ़िगत नैतिकता हो गई। ठीक है, कल मिल जाएगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके, एक बार लिख के बता लो, प्रैक्टिस करना आपके, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारे गांव में बाल विवाह ही होता है सर। देखो, तो सतर्क रहना तुम बच्चे, कि तुम्हारा भी पकड़ के, या फिर तुम्हारा भी हो ही चुका बाल, तो जब तुम्हारे गांव में होता है तो तुम अपवाद कैसे हो गए? ठीक है, अब इस ये रूढ़िगत नैतिकता को अगर जब लिखना हो तो हम एंडिंग कैसे कर सकते हैं? एक एंडिंग का हमने बोला था कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलने की जरूरत है। हम सही दिशा पकड़ लें, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हमें अपनी अच्छी भारतीय संस्कृति की अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना है, और अच्छी बहुत सारी चीजें हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। परोपकार पुण्य है, पर पीड़न पाप है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है, ऐसी बातें कही गई। कितनी अच्छी बात है, ग्रहण कर लेंगे। ये सारी बातें हैं, वसुधैव कुटुंबकम को ग्रहण कर लेंगे, कितनी अच्छी बात है, परंपरा में बोली गई। ठीक है,
बिल्कुल, मगर फिर भी ना आप देखो टर्म से खेलने का आदत डालो। कई लोग जाके निबंध बैठ के लिखते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, लिखवाना तो बहुत आसान है, लिखवा देंगे, केवल रटोगे। जो लिखवाने का बात है वो मैं अलग से दे रहा हूँ। आप पंचायतें भी कई बार, अब मगर वो भी थोड़ी रूढ़िगत नैतिकता का पीछे सपोर्ट करती थी। मतलब खाप पंचायतें अच्छे कार्यों में भी संलग्न है। वो समाज हित में बहुत अच्छा अच्छा काम करती हैं, बट बाद में उन्होंने शादी ब्याह में कुछ इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो बीच में खाप पंचायतें कुछ ऐसे कार्यों में चर्चा में आ गई थी, जबकि वास्तव में अपनी जाति के हित के लिए कई अच्छे काम करती हैं। उन लोगों ने भी अब जो पीछे आज से 7-8 साल पहले जो चर्चा होती थी, जब भी खाप पंचायत का नाम आता था किसी अलग टाइप में, कोई प्रेम प्रसंग में शादी कर रहा है, उसको लेकर उनका जजमेंट आता था या उसको दंडित भी करते थे। अब वो घटनाएं कम हो रही है, खाप पंचायतों की चर्चा इन मुद्दों को लेकर अब कम होती है, क्योंकि बहुत कई बार एक्शन हो गया। एक्शन हुआ तो फिर उनको लग गया कि इस मामले में थोड़ा कम ही हस्तक्षेप करें, अब कम हस्तक्षेप करते हैं। अब सामाजिक गतिविधियां बहुत अच्छा अच्छा भी काम करते हैं खाप पंचायतें। खाप पंचायतों को सामाजिक दर्जा प्राप्त है, सोशल स्टेटस है, ध्यान रखना। इन्हें कोई कानूनी दर्जा नहीं है कि दंड दे सके। वो अपना जजमेंट सुनाते हैं अभी भी, है तो सामाजिक मान्यता प्राप्त। एनजीओ कर सकते हो, क्या दिक्कत है? जातिगत भेदभाव भी लिख लेना। ठीक है, हमने कई सारे ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हैं वहां पे, ध्यान रखना आप। ठीक है, आप इसको, आप पंचायत को एनजीओ टाइप में मत बोलो सीधे सीधे। ये सामाजिक सोशली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना, सामाजिक दर्जा है। इन्हें कोई लीगल स्टेटस नहीं है ये पनिशमेंट दे दें, मगर कानून को भी हाथ में लेते हैं कभी कभी। पहले ज्यादा था, अब कम है। आप पंचायतें अब कई अच्छे कार्यों के लिए भी संलग्न रहती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो आप, ये सवाल है 2022 आईएएस। हम फिर 23 पे भी आ जाएंगे, कुछ कुछ सवालों को देख रहे हैं। देखो, महिलाओं को कमजोर समझना, ये तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव तो रहा ही है। ऐसी पुरुषवादी मानसिकता रही है कि महिलाएं कमजोर होती। वो लिंग समानता पढ़ोगे तो हो जाएगा। एनजीओ अलग है, समझ जाओ, आगे देखेंगे। 2022 का सवाल है, 1.5 घंटे में लगभग 1200 शब्द लिखना था। 2022, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। कितना अच्छा सा है, ध्यान देना सारे लोग बारीकियों को। ये गेम अभी लगातार चल रहा है। कई लोग जब इस निबंध को लिखते हैं तो छप्पर, धूप और मरम्मत, धूप खिली हुई हो, एक टर्म हुआ। छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है, तभी होता है जब धूप खिली हो। धूप खिली हो, धूप खिली हो, मान लो, तो छप्पर की मरम्मत कर लो। मान लो ये घर है आपका, ठीक है, तो छप्पर लगा लो। संदर्भ क्या है? ये तो जो शब्द आए हैं, देखो, एक होता है प्राथमिक अर्थ भाषा में। जब हम भाषा, वाक्य और अर्थ के संबंध को देखते हैं, कोई वाक्य बोला जाता है तो उसका अर्थ कैसे निकालें हम। एक होता है प्राथमिक अर्थ होता है, और दूसरा गौण अर्थ होता है। गौण अर्थ के कई प्रकार होते हैं, बारीकियों को समझना। प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग, जब ऐसे लाइन बनते हैं तो कई बार हम उनको विशुद्ध प्राइमरी अर्थ में नहीं लेते हैं। जैसे मान लो
पिछली बार आया, एक एग्जाम्पल समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी का संदर्भ। बिहार में एक सवाल पूछा, मूस मुढ़इये लोढ़ा हुई है, एक पूछा सवाल है। मतलब मूस मोटा होगा तो लोढ़ा हो सकता है, तो लोढ़ा तो एक निर्जीव वस्तु है, मूस को हम तो सजीव कहेंगे, मूस तो लोढ़ा हो नहीं सकता है। तो यह मूस का मतलब प्राथमिक अर्थ नहीं है, मूस का मतलब तो चूहा हो गया एक तरीके से, और लोढ़ा तो एक भौतिक वस्तु की चट्टान का छोटा सा पार्ट हो गया, लोढ़ा जिसको बोलते हैं। तो लोग नहीं समझेंगे, दूसरे स्टेट्स वाले वो गौण अर्थ में देखते हैं। जैसे मान लो हम कई बार गाय शब्द का प्रयोग, बैल का, गधा, ये तो खूब प्रयोग होता है, और भी चीजें हैं, मैं 3 ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हम कई बार जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, कई बार दूसरे को कहते अरे तुम तो गाय हो, कई बार बोलते थे बैल है ये। और तीसरा वाला और भी जो जानवर का है, वो तो खूब लोग प्रतिदिन कई लोग तो करते हैं। कई बार दूसरे को कह देते हैं कि अरे ये गधा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसका, गाय का मतलब तो एक जानवर होता है, बैल भी एक बैल का प्राथमिक अर्थ है कि बैल एक जानवर है, गधा भी एक जानवर है, इसका प्राइमरी मीनिंग तो गधे का एक जानवर है। मगर जब हम कहते हैं गधा है तो वो प्राथमिक अर्थ में नहीं लेते हैं, हम गौण अर्थ में चले जाते हैं। अब मतलब है कि ये मूर्ख टाइप का आदमी है, तो आलसी टाइप का होगा, कम जानकार आदमी है, हम कहते हैं गधा है। लिख बोलना मत किसी को, ऐसा नहीं कि आप गधा बोलना निकला शुरू कर दो। कई बार डांटते हुए तो बैल हो क्या, नहीं आदमी बैल थोड़ी हो सकता, बैल का मतलब बैल पशु हुआ। तो अगर आप भाषा को ठीक से पढ़ते हो तो उसमें वाक्य अर्थ विवेचन आता है। किसी वाक्य का अर्थ समझना हो, वाक्य का अर्थ, तो हमेशा हम प्राथमिक अर्थ में नहीं समझते हैं। जैसे हम कहें गाय दूध देती है, तो यहाँ गाय का मीनिंग गाय पशु है, प्राथमिक अर्थ है, वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। भले यहाँ देख लो जो मैं बता रहा हूं, एक अलग टाइप से ये चीजें हैं। निबंध में बड़ा कामगार है, यूजफुल है, नहीं तो लोग ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर, गलती नहीं पकड़ पाता है। गौण अर्थ में हम, गौण अर्थ में जब लेते हैं तो वहां पे कई सारे संदर्भ बनते हैं गौण अर्थ के। वो जहत अजहत, जहत अजहत बनता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो एक अलग विवेचना का पार्ट हो जाएगा। जैसे कई लोगों से पूछोगे जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं, कहाँ रहते हो, कहता मैं तो गंगा में ही रहता हूँ। अब गंगा में रहता है, गंगा में थोड़ी रहता है वो, गंगा में का मतलब गंगा के किनारे रहता है। संदर्भ बदल गया, सेकेंडरी मीनिंग आ गया। अब देखो गाय का मतलब दुधारू गाय लिख रहा है, अब ज्यादा मत माथापच्ची करो, दिमाग इतना मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूँ यहीं पे फोकस रखो। गाय का मतलब दुधारू गाय, सारी गाय दुधारू नहीं होती है। कौन चला गया गाय पे, बताने लगा कि लाल गाय का दूध, काली गाय, लाल गाय, पीली गाय, इसमें नहीं जाना है। गाय का कई बार मीनिंग सेकेंडरी भी निकलता है। कोई सीधा टाइप का आदमी हो उसको भी कदर है, गऊ है, सीधा आदमी है। तो आपने, अगर आपको कहा जाए कि यह आदमी बैल है, तो अगर आपने प्राथमिक अर्थ लोगे तो समझ में नहीं आएगा आदमी बैल कैसे हो सकता है। तो आपको प्राथमिक अर्थ छोड़ना पड़ेगा, गौण अर्थ में लेना पड़ेगा। तो वहां बैल का मतलब मूर्ख है, तो हम कहते हैं ये आदमी बैल है का मतलब ये आदमी मूर्ख है। बैल का मतलब मूर्ख, बैल का मतलब तो बैल पशु होता है। समझ में आ रहा है? पहले बोलो, अलग पक्ष है। फिर एक मैं एग्जांपल समझा, ये समझ लोगे ना तो ये कई जगहों पे गेम इस स्तर का है। अगर ये समझोगे तो आपको कोई लाइन का संदर्भ समझने में बहुत आसानी होगी, ये प्राथमिक मीनिंग में जा रहा है कि सेकेंडरी मीनिंग में जा रहा है। जैसे मान लो, सारे लोग ध्यान से सुनना, सब लोग अभी ज्यादातर अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं सब। तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो मान लो आप घर वालों ने आपको छत पे बैठा दिया, और छत पे कुछ मान लो वहां पे चावल को सुखाया जा रहा हो, मान लो चावल या गेहूं,
गेहूं हो, छत पे एक चादर पे फैला दिया गया गेहूं, और आपको वहां बैठा के कहा जाए कि बेटा गेहूं को कौवे से रक्षा करना, कौवे से गेहूं की रक्षा करो। सामने वाला बोल के चला गया, बोले बोलो कौन सा मैंने लाइन बोला? कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे एक चादर पे गेहूं फैला दिया गया धोकर, और आपके पिताजी ने माताजी ने बोला कि बेटा ये छत पे बैठो और इस गेहूं को कौवे से रक्षा करना। कौन सा लाइन मैंने बोला? एक बार सारे लोग लिख के बोलो। परंपरागत ग्रंथों में कि दही की काक से रक्षा करो, मैंने उसको थोड़ा संदर्भ बदल दिया और आसान बना दिया। मैंने कौन सा लाइन कहा? कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे मान लो, अब ये लाइन लिख रही है, कौन लिख रही है? पहले मैं ये काम करती थी, है रोहित, रोही लिख रही, पहले मैं ये काम करती थी। कोई बात नहीं, कौवे के बदले अरे कौवा लिखने में कबूतर लिख लो, चलो आओ। कौवे से इसको प्रॉब्लम है, कहता कबूतर से गेहूं की रक्षा करो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको सुनो ना, गेहूं की कौवे से रक्षा करो। ठीक है, बिल्कुल सही लिख लिया। अब ये बताओ, आप छत पे बैठे हुए हो, पिताजी ने कहा था या माताजी ने कहा कि बेटा छत पे गेहूं, कौवे से गेहूं की रक्षा करो, और मान लो गिलहरी आ गई तो क्या करोगे? गिलहरी आ गई है अब तो क्या करोगे? गिलहरी को पिताजी तो बोल के गए थे माताजी की भाई इस गेहूं की रक्षा करो कौवे से। अब इस लाइन का मीनिंग क्या निकालोगे? गेहूं की इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? गिलहरी आएगी तो खाने दोगे? पहले सारे लोग बोलो। बोला तो गया है कि गेहूं की रक्षा कौवे से करो, मगर आ गई है गिलहरी। अब देखो लिख रहा है, कौन लिख रहा है? उसको खिला देंगे। कौन लिख रहा है ऊपर में? नहीं, वीर बहादुर नहीं, ऊपर में खाने देंगे। वीर बहादुर उसके पहले। हाँ, ये कौन है ये? आकांक्षा, ठीक है, वेरी गुड। एक लिख रहा है विवेक किन्नो, एक फिर कर रहा है कि रक्षा करना गेहूं की। एक ने लिखा यस सर, खाने दोगे? किसने लिखा खाने देगा? है वीर बहादुर। वीर बहादुर खाने देंगे, नाम ही है वीर बहादुर। बहादुर, वीर बहादुर रोकेंगे नहीं, कहेंगे खा लो। बाद में अगर पिताजी लठ लेकर आएंगे, बेटा तुमको मैंने बोला था रक्षा करने के लिए, तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? अपना दिमाग लगाते। कबूतर से जब बोला गया कौवे से रक्षा करने के लिए, इस कौवे का मतलब यहाँ केवल कौवा थोड़े हुआ। अगर इसको प्राथमिक अर्थ में ले लोगे तो कौवे का मतलब कौवा पक्षी केवल, मगर हम यहाँ विस्तार दे देंगे इस शब्द का। कौवे के साथ साथ गिलहरी से, कुत्ते से, डॉगी से, और भी कबूतर से, और भी पक्षियों से रक्षा करना इसका। तो हमने उसको व्यापक अर्थ दे दिया ना। ठीक इसी तरीके से छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब धूप खिली हो। मान लो छप्पर मरम्मत, इसका मतलब कुछ समस्या आ गई है। समस्या का समाधान तब करना चाहिए जब स्थितियां अनुकूल हो, पहले से ही आप सतर्क हो। यह छप्पर का मतलब केवल छप्पर पे मत चले जाओ, तो प्राथमिक अर्थ ले लिया कि अगर हम बरसात के दिन में छप्पर ठीक करेंगे तो छप्पर गिर सकता है, टूट सकता है, कठिनाई आ सकती है। पूरा घर ही मकान बनाने में पूरा खत्म कर दिया लिख लिख कर। अतः जब गर्मी के दिनों में जब छत खूब खुला हुआ हो, धूप खिली हो, तो छप्पर की मरम्मत करनी चाहिए। फिर मिट्टी अच्छे से जम जाता है, कंक्रीट भी काम करता है। पूरा आप खेले जा रहे हो। आपने इसका प्राथमिक अर्थ ले लिया, छप्पर का प्राथमिक अर्थ। छप्पर का मतलब केवल छप्पर होता है, मगर यह छप्पर का मतलब केवल छप्पर नहीं, व्यापक अर्थ दे दो। गौण अर्थ उठाना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं भेजे में डाल लेना, हमेशा के लिए काम करेगा। कई लोगों से 2 लाइन पूछ लोगे ना, प्राथमिक और गौण अर्थ, ऊपर से निकल जाएगा, हवा नहीं लगेगा। ये जब आप शब्द अर्थ संबंध की बात करते हो, किसी शब्द का अर्थ कैसे समझा जाता है,
इसी वाक्य का अर्थ कैसे समझा जाता है, तो उस समय ये विवेचना आती है प्राथमिक, प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग। तो जो निबंध अभी पूछे जा रहे हैं, जो निबंध अभी पूछे जा रहे हैं, उसमें शब्दों के गौण अर्थ को आपको लेना है कई जगहों पर। आइए, इसका सवाल है, जो ज्यादा पढ़ा होगा ना उसको वो ज्यादा और प्रभावित हो जाएगा। नहीं तो छप्पर और मरम्मत लिखते जाओगे, सामने वाला भी मरम्मत कर देगा ठीक से। ध्यान रखना। बिल्कुल, यहाँ संदर्भ है सही समय पर सही काम कर, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ इसका संदर्भ केवल ये नहीं है कि आप छप्पर पे ही पूरा पूरा खत्म कर दो। अब फिर बताओ, धूप के बारिश अगर होती है तो छप्पर बन नहीं सकता, ये होता है, ये प्रॉब्लम आता है, खर्च बढ़ सकता है, छप्पर भी बाढ़ के पानी में बह सकता है, कठिनाई है। आपदा आने से पहले प्रबंधन, बिल्कुल सही है। तो आप देखो, आप छप्पर से आपदा पे चले गए ना, आपदा आने से पहले ही तैयारी कर लें। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो काम को कर लेना, बिल्कुल सही। बोलो, यही तो इसका भाव है। कई लोग अपना पूरा निबंधित छप्पर, मरम्मत, धूप खिली हो, इसी में खेल जाएंगे, आत्मिक अर्थ में खेल जाएंगे। जीवन में हम कई बार गौण अर्थ को में लेकर वाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? पहले बोलना। ये एक स्तर का विवेचन है, आ गया समझ में तो बहुत फायदा देगा। संदर्भ को समझो। छप्पर तो एक सिंबल हो गया, क्या कहना चाहता है सामने वाला कि सही समय पे सही काम कीजिए, राइट टाइम पे राइट एक्ट, नहीं तो कठिनाई आएगी। यही तो भाव है इसका। बोलो ये स्वर्णो। जैसे अभी अभी कितना अच्छा समय है भारत के लिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चाइना की स्थिति बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से हटके भारत की तरफ रुख मोड़ रही हैं। जनसंख्या में हमने बीट कर दिया है चाइना को। तो अभी समय है कि हम लोगों को खूब कौशल प्रदान कर दें और हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति पैदा करें। ये समय है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। ये समय है कि हम विश्व की तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान कहां पे चला गया? वो तो जब आग लगती है तो कुआं खोदता है। आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। हम तो अभी जीवन के सभी क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र में देख लो, हम कितना एफर्ट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर। तेजस में अपने तेजस जो फाइटर है, उसमें पहले ज्यादा विदेशी सामान लगता था, हम ज्यादा से ज्यादा उसको इंडिजिनस, स्वदेशी कर रहे हैं। ये सही समय है, धूप खिली हुई है, छप्पर का मरम्मत हो रहा है। छप्पर का मरम्मत केवल एक क्षेत्र में नहीं, रक्षा क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, हम एआई के क्षेत्र में देखो कितना काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का पिछले 1 महीने में कई बार स्टेटमेंट आ चुका है एआई के ऊपर। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हम आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। हम लगातार मरम्मत किए जा रहे हैं, जहां जहां कमी है पूरी, अभी अभी सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में है, फेवर में है, तो लगातार मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत कहां कहां कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, संचार का, शिक्षा के क्षेत्र में देखो नई शिक्षा नीति लेते आए हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में घुमा देंगे, जानदार निबंध बनेगा। 60% प्लस से मार्किंग शुरू हो सकती है। नहीं तो ऐसे निबंधों में लोग जाते हैं, अनाप शनाप मनमानापन, आधार विहीन बातें लिखकर वापस आते हैं। स्किल इंडिया बिल्कुल लिखो,
बोलो, हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लिखकर उत्तर को पूरा कर सकते हैं, जानदार लिख सकते हो। अब अब जो मैंने इतना बोला तो आप लिखो, तो राजनीति में ही सुधार की कमी है, मत लिखो ना। लिख के निगेटिव में क्यों जाओगे? कौन है ये प्रवीण है, क्या नाम है इनका? आप इसको अच्छा संदर्भ, आशावाद से ओत लिखो ना। हमको अब हम लोगों को अभी खिला हुआ है, अब हम लोग न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं, न्यायिक सुधार भी होना चाहिए। तो जहां जहां मरम्मत करने का हो सकता है, एरिया देखो कहां कहां कर सकते हैं। तो हम लोग हर एक एरिया में अपने को सुधार करें, मरम्मत करें, परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ध्यान है, बिना कुछ किए 5वीं अर्थव्यवस्था थोड़ी बन गए हैं, बने हैं ना। विश्व में भारत की आज स्थिति बदल रही है वैश्विक स्तर पे। घर के भीतर तो अलग स्थिति है, कई सारे ग्रुप्स और अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो सीधा सीधा विरोध। वैश्विक स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, वैश्विक स्तर पे मान सम्मान की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना आप। तो आप उस स्तर पे ये कुछ तो कुछ कार्य है, परंतु कई जगहों पे आज भी सुधार की जरूरत है। जैसे अभी भी आती है ऐसी रिपोर्ट कि भाई कई सारे आपराधिक पृष्ठभूमि या जिनके ऊपर ऐसा अभियोग लगा है वो विधायिका में पहुंच जाते हैं। इन सब में भी मरम्मत और सुधार की जरूरत है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकार का भी प्रेशर है कि भाई इस दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, ये उसमें लिखोगे क्लियर, ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छा निबंध हो जाएगा। एक पूछे शुरू कैसे करेंगे, ऐसा लिख सकते हो कि जीवन में हम ऐसी कहावतें सुनते हैं, कावल सा जब शिशु खाने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोका नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात है, उसने उसको पालन पोषण किया। अब जब खुद ही आतंकवाद के दंश को झेल रहा है, अब उसको लग रहा है कि यार गलती हो गई, कुछ कठिनाइयां कर दिया। अब तो आक्षेप इस स्तर पे आ रहा है कि जितने उसके अपने उसके थे, कोई ना कोई उसको निपटा रहा है। कई बार ये भी आ रहा है कि उन लोगों पर बर्डन है, छवि वैश्विक स्तर पे खराब हुई है। भाई जितने पनाह, एक अच्छा सा पनाहगार हो गया, जो गलत काम करता है पनाह लेना हो पाकिस्तान जाए, तो एहसास हो रहा है। अब वो जाके मरम्मत करने पे तुला हुआ है, जब ऑलरेडी स्थिति बिगड़ चुकी है तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में हुआ क्या, स्थिति बिगड़ गई तो उसने संभालने का प्रयास किया, आर्थिक संकट आ गया कोविड के तुरंत बाद। तो जिन देशों में संकट आया है, उस संकट के पहले उनकी कोई तैयारी नहीं थी, आ गया, मरम्मत शुरू किया, झेलना पड़ा, वहां की जनता को, सरकारों को आलोचना का पात्र बनना पड़ा। क्लियर, ऐसा कर सकते हो। देखो मेरे पढ़ाने के बाद मैं आईएएस का सवाल दिखा रहा हूं, बच्चे वाला नहीं, बुतरू वाला नहीं, बुतरू, बच्चे बच्चे। कई बार लोग पूरा पढ़ लेते हैं, एक सवाल आईएएस का लिख नहीं पाते हैं। मैं तो अभी कितने 5 दिन की क्लास, अभी 6 दिन की क्लास हुई है, 7वीं क्लास चल रही है। आईएएस का प्रश्न देख रहे हो, यहाँ जो दिल्ली में 2,80,000 दे के पढ़ा हो, उसको दे दो कि तुम इस पे 10 लाइन लिख के दिखा दो। उसको 2 घंटा टाइम दे दो कि 3 घंटा तुमको टाइम दे रहा हूं, इस पे 20 लाइन लिख के दिखा दो 3 घंटे में। मैं कह रहा हूं 3 घंटे का समय दे दो और कहो कि 20 लाइन लिख कर दिखा दो जिसमें क्रमिकता हो, तालमेल हो। 20 लाइन लिखने में उनको कठिनाई पैदा हो जाएगी, मगर इस बात से खुश है कि मैं एशिया के महान कोचिंग में पढ़ रहा हूं। 2.5 लाख 3 लाख देने के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं तो सबसे महंगी कोचिंग में पढ़ रहा हूं। जब बढ़िया चीजें आसानी से उपलब्ध है तो फिर उसका मोल नहीं समझते हैं।
ये तो केजीएस ने बहुत अच्छी चीजें आपको बड़ी सरलता पूर्वक ला दी है। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए केजीएस को, अदरवाइज आसान थोड़ा ही था। और मेरा बताया वो तो एक निबंध सीधे सीधे 125 नंबर का लड़ा है, हूबहू एज इट इज सब निबंध आया है। इन पे हंगामा हो जाना, मिलियन में सब्सक्राइब, मिलियन में व्यू जाना चाहिए था। कितना 80-82 हजार लोगों ने देखा। ये 2.5 लाख वालों ने देखा नहीं होगा। 2.5 जो 3 लाख जहां पे फीस है, उसका एक 5 नंबर का लड़ जाएगा ना, तो उसको मिलियन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। 10 मिलियन लोगों पे पहुंचा देंगे। इतना कमांड है, कंट्रोल है, उसमें खेलने की आदत है। इतनी टीम बैठी हुई है, 600 लोगों की टीम तो केवल सोशल मीडिया की बैठी हुई है। 600 लोग परसेप्शन बनाने के लिए। यहाँ 125 नंबर का लड़ा, इट इज हु बहु लड़ा, तब जाके 70-75 हजार लोगों ने उसको देखा है। कमेंट अच्छा किया है लोगों ने, मगर कितने लोगों ने देखा? ये थोड़ा अंतर आता है सोशल मीडिया और नॉन सोशल मीडिया पे जाने पे। क्लियर है? तो आप सारे लोग प्रैक्टिस करना। अब निबंध का आज मैंने 3 निबंध किया, इसका मैं मॉडल आंसर दूंगा, और मॉडल आंसर जब दूंगा तो फिर आप तुरंत उसको लिखने का प्रयास करोगे। प्रयास करना, हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा में आप एक निबंध लिखो, मगर लिखना साथ साथ लिखोगे तो आसानी रहेगी। बाद में लिखोगे तो फिर पेज काउंट करो कितना पेज इन्होंने लिखवाया है, तो ठीक नहीं होगा। शेष पक्षों को कल देखेंगे।